बहू बेटी में भेदभाव। भीमनगर गांव में विमला नाम की औरत अपने बेटे रजत और अपनी बेटी राधा के साथ रहती थी। कुछ दिनों में रजत की शादी मधु नाम के लड़के से हो गई। मधु बहुत समझदार लड़की है, इसीलिए उसने आते ही घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली। मधु की सास बहू और बेटी में बहुत फर्क करती थी। इसी वजह से उनके घर में अशांति का माहौल बना रहता। एक दिन मधु अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। बहू, मैं कब से देख रही हूँ, तू फोन में पटर पटर करती जा रही है। मैंने सोचा अब बंद करोगी, पर तुम्हारी बातें तो खत्म ही नहीं हो रही। वो माँ जी, मैं तो अपनी सहेली से बात कर रही थी। हाँ, सहेली से ही बात कर तू। जैसे घर के काम तो वही करके जाएगी। अगर अब मैंने तुझे दोबारा फोन करते सुना तो तेरा फोन ही तोड़ दूंगी। पर माँ जी, राधा तो सारा दिन फोन पर ही लगी रहती है, उसे तो आप कुछ नहीं कहते। अरे वो तो इस घर की बेटी है, पर तुम तो बहू हो। राधा की तो अभी शादी होनी है, कम से कम उसे मायके में तो आजादी से रहने दो। यह सुनकर मधु को बुरा लगता है और वह घर के काम करने लगती है। एक दिन राधा अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं अपनी सहेली के साथ पार्टी में जा रही हूँ। जाओ बेटी, आराम से जाओ, तुम्हें किसने रोका है। तब राधा वहां से चली जाती है। अगले दिन मधु अपनी सास के कमरे में आती है। माँ जी, आज मेरी सहेली का जन्मदिन है, उसने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया है। क्या मैं चली जाऊँ माँ जी? नहीं तो वह बुरा मान जाएगी। ठीक है बहू रानी, पर शाम तक वापिस आ जाना। यह सुनकर मधु खुश हो जाती है और कपड़े बदलकर वहां से जाने लगती है। बहू रानी, यह क्या पहन लिया तुमने? तुम्हें कुछ लाज शर्म है कि नहीं? तू तो हमारी नाक कटाने पर तुली है। क्या हुआ माँ जी? पूछती है क्या हुआ? तू यह कैसे कपड़े पहनकर बाहर जा रही है? अगर किसी ने तुझे ऐसे देख लिया तो थू थू हो जाएगी मेरी। अब तू कहीं नहीं जाएगी, चुपचाप कपड़े बदल और घर में बैठ। पर माँ जी, राधा भी तो ऐसे कपड़े ही पहनती है, आप उसे तो नहीं रोकते? वो तो अभी बच्ची है, पर तेरी शादी हो चुकी, तुझे शोभा नहीं देता ऐसे कपड़े पहनना। आप बार बार मेरी नकल न किया करें। आप इस घर की हाँ बहू हूँ, बेटी नहीं। बार बार यह बात मुझे मत बताएं। यह सुनकर मधु गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। तभी वहाँ रजत आ जाता है और मधु को गुस्से में बैठी देख पूछता है, क्या हुआ मधु, यूं नाक चढ़ाए क्यों बैठी हो? तब मधु उसे सारी बात बता देती है। मधु, तुम तो अपनी माँ की आदत जानती हो। तुम अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में चली जाओ, मैं माँ को समझा दूंगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद राधा की भी शादी हो जाती है। अब राधा की माँ बहुत खुश है कि उसकी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे घर में हुआ। कुछ दिन बाद विमला को राधा का फोन आता है। राधा बहुत उदास होकर अपनी माँ से बात कर रही थी। राधा से बात करके उसकी माँ भी उदास हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी वहाँ मधु भी आ जाती है और अपनी सास को रोते देख वह चिंता में आ जाती है। क्या हुआ माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? बहू, अभी मुझे राधा का फोन आया। उसकी सास ने राधा की सारी आजादी छीन ली। न वह उसे बाहर जाने देती, न ही आराम करने। उसकी सास राधा से सारा दिन काम करवाती। मेरी बेटी की ऐसी हालत देख मुझे रोना आ गया। माँ जी, आप रोइए मत,
आपकी बेटी सब संभाल लेगी। राधा बहुत समझदार है। मुझे माफ कर दो, मैंने भी तुम्हारे साथ ऐसा ही किया, पर तब मैं समझ नहीं पाई। पर अब मेरी बेटी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मुझे माफ कर दो बहू। नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए। आप जो भी कहती थी वो मेरे भले के लिए ही था। अब मधु की सास को सबक मिल गया, इसीलिए वह अब मधु से कोई भेदभाव नहीं करती और वे दोनों आपस में खुशी से रहते। बेचारी गरीब बहू। एक गांव में चांदनी नाम की गरीब लड़की रहती थी। चांदनी बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। गरीब होने के बावजूद भी वह दूसरों की मदद करती थी। एक दिन उसके घर पर एक भूखा साधु आता है। बेटी, कुछ खाने को दे दो, मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। तब चांदनी अपना खाना उस साधु को दे देती है। बेटी, तुमने अपना खाना साधु को क्यों दे दिया? अब तुम क्या खाओगी? कोई बात नहीं माँ जी, वह 3 दिनों से भूखा था, मैंने तो सुबह ही खाना खाया है। इस तरह वह और भी लोगों की मदद करती। उसी गांव में गोपाल नाम का एक अमीर लड़का रहता था। गोपाल हमेशा नंदनी को लोगों की मदद करते देखता था, इसीलिए गोपाल को नंदनी बहुत अच्छी लगती थी और नंदनी भी गोपाल को पसंद करती थी, क्योंकि गोपाल भी एक अच्छा और नेक लड़का था। नंदनी, मैंने आज तक तुम जैसा कोई इंसान नहीं देखा जो निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करता हो। मुझे लोगों की मदद करने में बहुत खुशी मिलती है और आप भी बहुत अच्छे आदमी हो। नंदनी, मैं चाहता था कि मेरी शादी तुम जैसी निस्वार्थ लड़की से हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी? पर अचानक शादी कर लेंगे तो घर वाले क्या कहेंगे? नंदनी, मेरी माँ मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही है, पर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर हम शादी करके घर जाएंगे तो वे कुछ नहीं कर पाएंगी। तब नंदनी और गोपाल शादी कर लेते हैं और गोपाल उसे अपने घर लेकर जाता है। तब गोपाल की माँ यह देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। तुमने बिना बताए अपनी मर्जी से शादी कर ली। मुझे माफ कर दो माँ, यह बहुत अच्छी लड़की है। मैंने तेरे लिए इतनी अच्छी और अमीर लड़की पसंद की थी और तूने किस भिखारन से शादी कर ली। इसीलिए मैंने बाहरी शादी कर ली, क्योंकि आप इस शादी को होने ही नहीं देती। तब गोपाल और नंदनी अपने कमरे में चले जाते हैं और गोपाल की माँ को बहुत गुस्सा आता है। गोपाल इस भिखारन को घर तो ले आया, पर मैं इसे यहाँ ज्यादा दिन टिकने नहीं दूंगी। तब अगले दिन गोपाल ऑफिस चला जाता है। तब उसकी माँ नंदनी से कहती है, तुम्हारे पिता काम क्या करते हैं? माँ जी, मेरे पिताजी चप्पल जूतों की सिलाई करते हैं। हे राम, तेरा बाप मोची है। पता नहीं मेरे बेटे ने तुमसे शादी कैसे कर ली। मैंने उसके लिए कितना अच्छा रिश्ता देख रखा था और वे बहुत सारा दहेज भी देने वाले थे, पर पता नहीं तुमने मेरे बेटे पर कौन सा काला जादू कर दिया जो उसने तुझसे शादी कर ली। यह सुनकर नंदनी बहुत ही उदास हो जाती है। इस तरह नंदनी की सास नंदनी को बेवजह ताने मारती रहती और वह उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक करती और वह उसे घर में बचा हुआ जूठा खाना देती थी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। तब नंदनी के पिताजी नंदनी से मिलने आते हैं। आ गया मोची अपनी बेटी से मिलने। समधन जी नमस्ते। अपना नमस्ते अपने पास रख। मैं तुम गरीबों को अच्छे से जानती हूँ। तुम सब अपनी लड़कियों की शादी अमीर लड़कों से करवाकर उनसे पैसे लूटते हो, इसीलिए तुमने अपनी मनहूस बेटी की शादी मेरे भोले बेटे से करवा दी। यह सुनकर नंदिनी के पिताजी बहुत उदास हो जाते हैं। बेटी, तुमने यह किस घर में शादी कर ली है? यहाँ तो तुम्हारी कोई कदर नहीं करता।
तब नंदिनी के पिताजी निराश होकर वहां से चले जाते हैं। यह सब देखकर नंदिनी बहुत ही उदास हो जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तब कुछ देर बाद नंदिनी की सास के पास एक आदमी आता है। माँ जी, आपके कहने पर मैंने एक रिश्ता ढूंढा है जो आपको 10 लाख दहेज देने को तैयार है। अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे बेटे ने मोची की गरीब लड़की से शादी कर ली है। क्या शादी कर ली? अरे मेरी कमीशन भी चली गई। तब वह वहां से चला जाता है। मैंने कितनी कोशिश की कि यह गरीब यहाँ से चली जाए, पर यह तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। अब बहुत हो गया, मुझे बहुत सारा दहेज चाहिए जो कि इसके रहते मुझे नहीं मिल सकता। अब तो मैं इसे मार ही दूंगी। अब वह नंदिनी को मारने का अच्छा मौका ढूंढ रही थी। तब अगले दिन नंदिनी छत पर खड़ी होकर कुछ सोच रही थी। अरे वाह, यही अच्छा मौका है। इसे छत से नीचे गिरा देती हूँ। सभी को लगेगा कि पैर फिसलने से नीचे गिर गई और मेरा नाम भी नहीं आएगा। तब वह धीरे धीरे नंदिनी को गिराने के लिए उसके पास आती है, पर जैसे ही वह उसे धक्का मारने लगती है तभी नंदिनी आगे से हट जाती है और उसकी सास ही नीचे गिर जाती है। तब उसकी बहू उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती है और डॉक्टर उसकी मरहम पट्टी कर देता है। माँ जी, अब आप कैसी हो? मुझे माफ कर दो बहू। मैंने तुम्हें इतना तंग किया, इसीलिए भगवान ने मुझे इसकी सजा दे दी है और मेरे पैर की हड्डी टूट गई। मेरे दहेज के लालच ने मुझे अपाहिज ही बना दिया। इस तरह नंदिनी की सास को उसकी गलती और लालच का अच्छा सबक मिला। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।